देखो आज से हमारा नया सब्जेक्ट चालू हो रहा है, ज्योग्राफी यानी भूगोल। तो इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। अपने पास यहाँ पे कुछ टॉपिक है, अपन यूनिवर्स पढ़ेंगे, फिर गैलेक्सी देखेंगे, बिग बैंग थ्योरी देखेंगे, स्टार को पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम, सन, प्लैनेट और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट। इतना पढ़ने के बाद अगर समय बच जाता है क्लास में तो कुछ और भी टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो आज का इतना है कि इनको हमें देखना है। ये हमारा इंडेक्स है। शुरुआत करते हैं यूनिवर्स से। यूनिवर्स को हिंदी में भूगोल कहते हैं। पहले हिंदी मीनिंग देखते हैं, फिर इंग्लिश में चलते हैं। इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं होता है तो भू प्लस गोल होता है। भू मतलब सरफेस, यहाँ, और दूसरा शब्द यहाँ पे हम अर्थ को ले सकते हैं, और गोल मतलब होता है राउंड। तो ऐसा कोई सरफेस जो राउंड है, जो गोल है, उसकी पढ़ाई को भूगोल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कौन सी भूमि है, वो कौन सी जमीन है जो गोल है, तो वहाँ पे अगर इसकी छोटी डेफिनेशन देखेंगे तो अर्थ को ले सकते हैं, लेकिन इसकी ब्रॉड डेफिनेशन में अर्थ से ऊपर निकलना पड़ता है। सूरज भी गोल है, उसको पढ़ना है। चांद भी गोल है, उसको पढ़ना है। मार्स भी गोल है, उसको पढ़ना है। हर गोल चीज़ को पढ़ना है मुझे। हर गोल चीज़ जिसके पास एक सरफेस हो, एक जमीन हो, उसको मुझे पढ़ना है। उसे हिंदी के रूप में तो हम इसे ऐसे भूगोल समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो भूगोल है, जो ज्योग्राफी है, उसका जो डायमेंशन है वो धरती से काफ़ी ऊपर है। धरती के ऊपर चले तो सोलर सिस्टम आता है, उसके ऊपर चले तो सोलर सिस्टम किस स्टार के पास है उसको पढ़ना रहता है। वो स्टार किस गैलेक्सी में है उसको पढ़ना रहता है। वो गैलेक्सी कहाँ है उसको पढ़ना रहता है। तो हमारा जो भूगोल की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। जो धरती को नहीं, धरती के अलावा भी हमें बहुत कुछ पढ़ना है। हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब पहले यूनिवर्स को देखते देखते प्लैनेट तक पहुंचेंगे। उसका प्लैनेट में एक अर्थ आएगा, अर्थ के अंदर घुसेंगे, फिर अर्थ को पढ़ेंगे, फिर आपका देश आएगा, आपका शहर आएगा, आपका मोहल्ला आएगा, सब पढ़ना है। ठीक है। तो हमारा भूगोल में, भूगोल को अगर हम इसका ब्रॉड डायमेंशन देखेंगे तो इसमें पूरा यूनिवर्स आता है। हिंदी में यूनिवर्स को ब्रह्मांड कहते हैं, इसे ब्रह्मा ने बनाया। ठीक है। इंग्लिश में चलते हैं। इंग्लिश में यूनिवर्स की मीनिंग को देखेंगे तो यूनिवर्स की पढ़ाई को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी बना है दो शब्द से, एक है कॉस्मोस और दूसरा है लॉजी। ठीक है। कॉस्मोस मतलब होता है कोई भी, नहीं, कॉस्मोस मतलब होता है पिंड। पिंड मतलब इसे कहते हैं एक राउंड बॉडी। लेकिन यहाँ पे जो हम पिंड की बात कर रहे हैं, वहाँ पे वो राउंड बॉडी कौन सी हो जाएगी? यूनिवर्स हो जाएगी। हमारी छोटी सी टेनिस की बॉल भी है, टेनिस की बॉल को भी हम पिंड कहते हैं। लड्डू उठाया, ये भी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो क्या है? पिंड है। इसका नाम नहीं पता, वो पिंड है, बस गोल होना चाहिए। यहाँ पे जो गोल चीज़ है वो हमारी यूनिवर्स है। और लॉजी का मतलब होता है साइंस या पढ़ाई। ठीक है। तो यूनिवर्स की पढ़ाई को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी, बायो की पढ़ाई, तो यहाँ पे कॉस्मोलॉजी यूनिवर्स की पढ़ाई। अब ये जो यूनिवर्स है इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। इस तरह अगर हम अभी अपने देश की बात करें तो सबसे पहले एक छोटी सी ग्राम पंचायत होती है, या फिर एक छोटा सा वार्ड होता है। वार्ड के ऊपर उसका शहर होता है, शहर के ऊपर उसका जिला होता है, जिले के ऊपर संभाग, फिर स्टेट, फिर कंट्री, फिर कॉन्टिनेंट, ऐसे बढ़ते हैं ना। तो वैसे इस यूनिवर्स के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ अभी जो मैंने बोली वो हमने बनाई है। जिला हमने बनाया, वार्ड हमने बनाया, लेकिन जो हमने नहीं बनाया वो यूनिवर्स, ये तो अलग चीज़ हो गया जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यूनिवर्स में अगर हम पढ़ेंगे तो यूनिवर्स के अंदर में गैलेक्सी को देखना है, यूनिवर्स कैसे बना रहा, बिग बैंग थ्योरी देखेंगे, स्टार को पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, ऐसे चलेंगे। तो हम यूनिवर्स के बात करो टॉपिक है उसे गैलेक्सी कहते हैं। अब इसको समझने के लिए आप अपने घर के जहाँ रहते हो उस मोहल्ले को इमेजिन करो कि एक मोहल्ला है। उस मोहल्ला या कॉलोनी कैसे बनती? जब वहाँ पे घर बनते हैं और घर के अंदर लोग रहते हैं तब। ठीक है। तो पूरा मोहल्ला है जहाँ पे 1000-2000 घर है। उस घर में भी एक या दो परिवार रहता है। उस परिवार का भी कोई लीडर होता है। किसी घर में मम्मी लीडर है, किसी घर में पापा है, किसी घर में पापा नहीं है, दादा लीडर है। और
उस लीडर के चारों ओर कुछ 2-4 लोग रहते हैं। किसी घर में 5 लोगों का परिवार है, किसी घर में 15 लोगों का परिवार है। उसी तरह इस यूनिवर्स को समझो पूरी कॉलोनी, पूरा मोहल्ला। इस मोहल्ले के अंदर तो जैसे मोहल्ला है, अब उस मोहल्ले के अंदर होता है ना ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, या ए टाइप, बी टाइप, या ये गली या ये वो गली। अब मोहल्ला बहुत बड़ा है, उसमें पूछते ना कौन सी गली है, कौन सा मोहल्ला है। तो आपका यूनिवर्स मोहल्ला मान लो या जिला मान लो, जो आपको ठीक हाँ बंद कर दो उधर। मोहल्ला मान लो, जिला मान लो, डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्स को मैं एक जिला समझ जाऊँ अभी, ठीक है। इस जिले के अंदर क्या होते हैं, वार्ड होते हैं। मैं शहरी जिले में हूँ, ग्रामीण जिले में नहीं, वार्ड होते हैं। तो वार्ड क्या हुई, गैलेक्सियाँ। वार्ड क्या हुई, गैलेक्सी। हर वार्ड में कुछ घर होते हैं और घर का एक मुखिया होता है। तो वार्ड के अंदर जो हाउस हुआ वो क्या हुआ, स्टार, सॉरी, सोलर सिस्टम। फिर उस हाउस के अंदर जो उनका लीडर हुआ वो क्या हुआ, स्टार, उस घर में जो मुखिया है। और लीडर के चारों ओर जो उसके फॉलोवर हुए, फॉलोवर या उसके रिलेटिव हुए, वो क्या होते हैं, प्लैनेट्स और दूसरी बॉडीज। मतलब पूरा जिला क्या है, यूनिवर्स। उस जिले में कई सारे वार्ड होंगे, तो कई सारी गैलेक्सियां हैं यूनिवर्स के अंदर। उस गैलेक्सी के अंदर कई सारे, जैसे वार्ड के अंदर कई सारे घर होते हैं, तो उस गैलेक्सी के अंदर कई सारे सोलर सिस्टम होते हैं। घर के अंदर कोई ना कोई मुखिया होता है। तो जो मुखिया है वो यहाँ पे उस सोलर सिस्टम का स्टार होगा। मेरे सोलर सिस्टम का स्टार सूरज है, सन है। उस तरह बहुत सारे स्टार हैं, अभी देखेंगे कितनी गिनती है उनकी। वो स्टार जितने लोगों पे कमांड करता है वो उसके सोलर सिस्टम के मेंबर्स हो जाते हैं, मतलब प्लैनेट्स हो जाएगा। फिर उसके हम कहते हैं सैटेलाइट हो जाएगा, म्यूटियर्स हो जाएगा, एस्टेरॉइड्स हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। जब हम नीचे उतरेंगे तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब आपका जो यूनिवर्स है उसको आप एक जिला समझो, जिले में कई सारे वार्ड होते हैं। तो इस तरह आपके यूनिवर्स में कई सारी गैलेक्सियाँ हैं। अब मैं बताता हूँ गैलेक्सी कितनी है मेरे पास। पूरे यूनिवर्स में इतनी गैलेक्सी हैं, 10⁻11 गैलेक्सियाँ। मतलब इतने जीरो लगा लो, इतने जीरो लगा लोगे तो एक यूनिवर्स में इतनी सारी गैलेक्सी हैं। मेरे यूनिवर्स को कभी नापा नहीं किया, ना नाप सकते हैं। एंडलेस है, ठीक है, बाउंड्री लेस है यूनिवर्स। लेकिन जितना हमने कैलकुलेशन किया है, इस कैलकुलेशन को करने वाले का नाम था लेमेट्रियर, ठीक है। वो साइंटिस्ट का नाम है लेमेटियर। उसने कैलकुलेशन करके बताया कि गैलेक्सी जो है वो 10⁻11 है, मतलब 10 की घात 11 है। मतलब एक के बाद 11 जीरो लगा लो। अब आप घर में इसको करना कि ये कितने होते हैं, कितने करोड़, कितने अरब, कितने खरब, वो आप कर लेना। इस गैलेक्सी में 10⁻11 गैलेक्सी में एक गैलेक्सी मेरी है, जिसे मैं कहता हूँ मिल्की वे या आकाश गंगा मेरी है। मेरी कौन, जिस मैं इसलिए मेरी बोलता हूँ क्योंकि इसी गैलेक्सी के अंदर कोई छोटा सा अर्थ है। तो 10⁻11 गैलेक्सियों में एक आप गैलेक्सी है जो मिल्की वे है। और हमारा जो ब्रह्मांड, जैसे मैंने बोला, मैं उसको देख नहीं पाया हूँ पूरा खुल के, लेकिन जो हमारा कैलकुलेशन है वो ऐसा कहता है कि एलिप्टिकल शेप का या अंडाकार शेप का है ये मेरा ब्रह्मांड। और ये फैल भी रहा है। वो क्यों फैल रहा है वो हम बिग बैंग थ्योरी में पढ़ लेंगे। इसके राइट हिस्से में, राइट की तरफ पढ़े, इधर ब्लैक बोर्ड में, इधर राइट हिस्से में आपकी गैलेक्सी है मिल्की वे, आकाश गंगा। राइट हिस्से में कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है कि हम शहर में लोकेशन बताते हैं, हाउस नंबर 204 एवी रोड के बगल में, ऐसा लोकेशन नहीं। लेकिन ये कि ये राइट में है आपके पूरे यूनिवर्स में, ये आपकी मिल्की वे राइट में। अब इंग्लिश में मिल्की वे, मिल्की मतलब दूध, वे मतलब रास्ता,
दूध क्या रास्ता। हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा, आकाश की गंगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसकी तस्वीर निकाली जाती है तो इसके चारों ओर सफ़ेद सफ़ेद बहुत सारे चमकदार कुछ चीज़ दिखाई पड़ती है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने इमेजिन कर लिया कि भाई आकाश में गंगा बह रही। गंगा भी साफ मतलब सफ़ेद रंग की आप वो निकालती है, उसको देखो तो सफ़ेद रंग का पिक्चर आता है। तो आकाश में सफ़ेद रंग का है तो हमने उसको, हमारे पूर्वजों ने इसका नाम रख दिया हिंदी में आकाश गंगा। उसी हिंदी के नाम को इंग्लिश में स्काई गंगा कहना ठीक नहीं था तो मिल्की वे कह दिया। क्यों कह दिया वो जाने, ठीक है। तो मिल्की वे आकाश गंगा हमारी गंगा है। एक गंगा नीचे है, एक गंगा ऊपर है। जीता जी नीचे वाली नहाना है, मरने के बाद वहाँ जाना है, ठीक है। वो गंगा उधर भी है, ये हमारी मिल्की वे है। इस तरह 10⁻11 मिल्की वे हैं, उनके नाम अलग अलग। मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा सबसे नियरेस्ट पड़ोसी जो है, मतलब सबसे नियरेस्ट मेरी जो गैलेक्सी है उसे मैं एंड्रोमेडा कहता हूँ, उसका नाम है एंड्रोमेडा, सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी। और सबसे नई गैलेक्सी जो है जिसको अभी अभी हमने खोजा है उसका नाम है द ड्वार्फ गैलेक्सी। इंग्लिश हिंदी में मीनिंग होगा बौना नाटक। तो वो सारी गैलेक्सियों में छोटी है बेचारी, नई नहीं पाई है अभी, नए नाम ने इसको देखा है, इस यहाँ गए नहीं हम, हमारे टेलीस्कोप से हमने इसको देखा। तो इस सबसे जो यंगेस्ट है, सबसे जो नई है, उस गैलेक्सी का नाम है द ड्वार्फ। अब इस गैलेक्सी के अंदर, हर गैलेक्सी के अंदर एवरेज 10⁻11 स्टार्स हैं। 10⁻11 स्टार मतलब 10⁻11 तारे हैं एक गैलेक्सी के अंदर। इतने हैं एक गैलेक्सी के अंदर। और टोटल गैलेक्सी कितनी है? 10⁻11। तो टोटल स्टार कितने होंगे? इंटू 10⁻11। इनका जो बेस है वो सेम है तो ये प्लस हो जाएगा, 10⁻22 स्टार। इतने स्टार हैं हमारे पूरे यूनिवर्स में। उसी में से एक स्टार है सूरज, सन। कितने स्टार? अब ये जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे या आकाश गंगा, इसकी उम्र देखते हैं। एक्यूरेट उम्र तो हम निकाल नहीं पाते, फिर भी जो हमने निकाली है तो हमारी मिल्की वे 5 मिलियन ईयर्स एगो बनी थी। 1 मिलियन में कितने क्या होता है, क्या वैल्यू है 1 मिलियन का? 10⁻6 मतलब हिंदी में 10 लाख। 5 × 10 लाख मतलब 50 लाख साल पहले मिल्की वे बन गई थी। 50 लाख साल पहले। न्यूटन ने फिजिक्स में एक नियम दिया है 1687 में, उसने एक किताब लिखी थी द प्रिंसिपिया। उस प्रिंसिपिया में उसने एक नियम दिया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम। बहुत खिल्ली उड़ती बेचारे की कि उसने सेब गिरता हुआ देखा और उसने खोजा, लेकिन उसने जो खोजा वो इस धरती में भी लागू होता है, धरती के बाहर भी लागू होता है, ब्रह्मांड में भी लागू होता है। उसके लॉ ने कहा कि हर बड़ी चीज़ छोटी चीज़ को अपनी ओर खींचती है। तो उसका जो फॉर्मूला था वो था कि वो दोनों जो बॉडी मान है उन दोनों के वेट का मल्टीप्लिकेशन, मान लो एक 10 किलो की 5 किलो को, तो इंटू कितना हुआ 50, 10⁵5। और उनके बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर से उसको डिवाइड करो। मान लो उनके बीच में दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर का, तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100। तो ऊपर 50 नीचे 100 डिवाइड किया तो आया 0.5। तो 0.5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। और वो कौन लगाएगा? बड़ा छोटे को लगाएगा। मतलब 10 किलो वाला 5 किलो वाले को इतने न्यूटन की फोर्स से खींच लेगा। फोर्स की यूनिट भी न्यूटन इसीलिए पड़ी है क्योंकि उसने ग्रेविटेशन का नियम बताया था। यही नियम ब्रह्मांड में भी चलता है, हर बड़ी चीज़ छोटी चीज़ को खींचती है।
हर बड़ी चीज़ छोटी चीज़ को खींचती है। हमारा जो ब्रह्मांड बना उसमें 50 लाख साल पहले बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके एक चीज़ बनी जिसको हम आज कहते हैं मिल्की वे। कैसे बनी, क्यों बनी, वो हम देख लेंगे। लेकिन ये जान लो, ये पूरे ब्रह्मांड में बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। आज भी अगर कहीं आप जाओ, कहीं वीराने में जाओ तो पानी नहीं मिलेगा, मान सकता हूँ, पेड़ नहीं मिलेंगे, मान सकता हूँ, लेकिन चट्टान नहीं मिलेगी, नहीं मान सकता। चट्टान, मिट्टी, कंकड़ तो मिलेगा ही। इस तरह ब्रह्मांड में भी है। पानी पेड़ हो जाए ना, लेकिन आपके रॉक्स होगी, पार्टिकल्स होंगे, वो सब मिलेंगे ही। उनमें से जो बड़ा रहता है छोटे को खींच लेता है। ठीक है, हमारे हाथ में मिठाई थी, जमीन में गिर जाए तो मिठाई में मिट्टी लग जाती है, चिपक जाती है, लेकिन वो चिपकी नहीं, मिठाई भारी थी, मिट्टी कण हल्के थे और मिठाई ने उसको अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो न्यूटन के ही उस नियम के आधार पे या उसके बेसिस पे इस यूनिवर्स में इतनी सारी गैलेक्सियां बनी हैं। जो बड़ी चट्टान थी वो अपने आसपास की छोटी खींच ली और हमने उसका एक नाम दे दिया, हमारी मिल्की वे। उस मिल्की वे में कई सारे स्टार्स हैं जिनकी हमने संख्या दी 10⁻²2। इतने टोटल स्टार हैं यूनिवर्स में, और एक गैलेक्सी में औसतन 10⁻11 स्टार्स हैं। मेरी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, उस मिल्की वे में एक स्टार जिससे मुझे मतलब है, उसका नाम है सन। ठीक है, क्योंकि वो मुझे रोशनी देता है, अर्थ को रोशनी देता है। इस तरह 10⁻11 स्टार्स हैं टोटल। अब हम बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की। बिग बैंग थ्योरी को देने वाला का व्यक्ति का नाम लेमेटियर है, वो भी सेम व्यक्ति है। उसने बोला कि इन्वेंशन नहीं, डिस्कवरी, खोज किया। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी में लेमेटियर ने ये कहा कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, इसका जो सेंटर है उसे नेबुला कहा, उसने नेबुला नाम दिया। अभी हम सर्कल का सेंटर को सेंटर ही कहते हैं, उसने नेबुला नाम दिया। उसने बोला उस नेबुला में एक्सप्लोजन हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, लगातार हो रहा है, आज भी हो रहा है। हम अगर कोई छोटी सी चीज़ या छोटा सा बम फोड़े, उसके आसपास हम पत्तियां रख दें और बम फोड़े तो पत्तियां उछल जाती हैं, या कोई और चीज़ उछल जाती है। इस पूरे यूनिवर्स जो कि टाइटली पैक है, उसके बीच में अगर विस्फोट होगा तो बहुत सारी चीज़ बाहर निकलती है। ठीक है, विस्फोट होता है तो एनर्जी के साथ साथ एयर निकलती है, बहुत सारी धूल भी निकलती है, और भी बहुत चीज़ें निकलती हैं। तो बिग बैंग थ्योरी के यानी लेमेटियर के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग लगातार नेबुला में एक्सप्लोजन हो रहा है, उससे कारण यूनिवर्स फैल रहा है। और यूनिवर्स किधर फैल रहा है? अपने इन दोनों एजों में फैल रहा है। मतलब इसकी चौड़ाई बढ़ रही है, लंबाई घट रही है, जैसे कोई खींच रहा है इसको, लगातार यूनिवर्स फैल रहा है। ये है बिग बैंग थ्योरी। कई थ्योरी है यूनिवर्स के बनने की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मानी जाती थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी। उसका कहना है कि आपके सेंटर में लगातार एक्सप्लोजन हो रहा है और वो इस डायरेक्शन में फैल रही है। आपकी हमारा जो यूनिवर्स है पूरी तरह फैल रहा है। ये बिग बैंग थ्योरी में इसने लेमेटियर ने बताया। उसके बाद हम बात करते हैं स्टार की। नेबुला का सेंटर ऑफ यूनिवर्स आज भी है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टार की, यानी तारे की। इस तरह सिंपल सी बात है, कोई लड़का जा रहा है मेरे सामने से, मुझे उसका नाम नहीं पता, तो मैं उसको क्या बोलूँगा? ए भाई, ओ भाई, हेलो मिस्टर, हेलो हीरो, कुछ बोलूँगा इससे वो समझ जाए। अब टॉमी तो बोलूँगा नहीं, उस एलिफेंट भी नहीं बोलूँगा, नहीं समझेगा वो। मतलब उसकी कैटेगरी से कोई शब्द बोल दूँ तो समझ जाएगा। मतलब मैं कुछ प्रोनाउंस करूँ जिससे वो कुछ समझे। इस यूनिवर्स में जब तक मुझे किसी का नाम नहीं पता रहता तो मैं उसे क्या बोलता हूँ? हेवनली बॉडी। हेवन मतलब स्वर्ग की चीज़ है, हेवनली बॉडी या कॉस्मो बॉडी। जब नाम नहीं पता तो ये बोलता हूँ। हिंदी में बोलता हूँ खगोलीय पिंड, और खगोल की पढ़ाई को खगोल शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो जब मुझे नाम नहीं पता तो मैं सबको कहता हूँ हेवनली बॉडी। तो स्टार एक ऐसा हेवनली बॉडी है जिसके पास खुद की लाइट है, खुद की रोशनी।
ये डेफिनेशन एक लाइन की। वो हेवनली बॉडी जिसके पास खुद की रोशनी है वो स्टार कहलाएगा। अब जब इनके पास खुद की रोशनी है तो इनके पास बैटरी तो होगा नहीं, इन्वर्टर भी नहीं होगा, रोशनी कहाँ से निकल रही है? तो कुछ जल रहा है अंदर, कुछ लाइट, कुछ इग्निशन हो रहा है अंदर। जब कुछ जल रहा होगा तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा ये। इसके आसपास बहुत ज़्यादा क्लाउड होंगे। वो क्लाउड कैसे होंगे? धूल वाले, डस्ट वाले। ये इसका जो सेंटर होगा बहुत ज़्यादा हॉट होगा, बहुत ज़्यादा हॉट होगा। हमारे पास हमारा जो स्टार है उसको हम सन कहते हैं, सूर्य कहते हैं। और हमारे से नियरेस्ट जो हमारा स्टार है, मतलब सूरज के बाद हमारे पास जो सबसे पास स्टार है उसे मैं कहता हूँ प्रॉक्सिमा सेंचुरी। लेकिन ये सबसे पास स्टार है और इसकी दूरी हमारे सूरज से भी 4.3 मिलियन किलोमीटर है। तो बहुत दूरी है, पर्याप्त दूरी है, वहाँ तक पहुँचना मुमकिन नहीं है। 4.3 मिलियन। सन से भी कुछ क्या? हाँ, सन से, सन का पड़ोसी है ना, हमारा पड़ोसी नहीं है। तो हमारा जो स्टार है वो सन है। न्यूटन का नियम हमेशा ध्यान रखना, हर बड़ी चीज छोटी चीज को खींचेगी, सन बड़ा रहेगा वो अपने पास बहुत लोगों को खींच लेगा। किलोमीटर। अब ये जो हमारा सन है, पहले इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ तो हम जा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। उसके बाद हम सोलर सिस्टम में आ जाएंगे। यहाँ पे स्टार जो है एक्चुअल में स्टार से, ये स्टार और मैं सन दोनों को एक साथ पढ़ा दे रहा हूँ। इस स्टार की डेफिनेशन तो एक ही लाइन की है, जिसके पास खुद की लाइट है वो स्टार है। मेरे पास भी मेरा एक स्टार है। मेरी गैलेक्सी में इस तरह 10⁻11 स्टार है, उनमें से मुझे एक ही स्टार से मतलब इसका नाम सन है। उस सन का एक नियरेस्ट पड़ोसी जो है, नेबर है, वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो मैं सन के पास चलता हूँ। सन के बारे में अगर बात करें तो ये भी गोल है। ध्यान रखो, दुनिया है गोल, है ना? तो दुनिया गोल है, दुनिया के ऊपर भी सब कुछ गोल है, कोई और शेप है ही नहीं, कोई और शेप नहीं है। और अगर और कोई शेप बनता भी है तो अल्टीमेटली कई सालों बाद वो गोल ही हो जाता है। सूरज गोल। इसका जो सेंटर उसे मैं कोर कहता हूँ। वो हेवनली बॉडी, इसका खुद की लाइट है, वो स्टार कहलाएगा। इसके पास खुद की लाइट है इसलिए स्टार है। इसका नाम मैंने सूरज दिया है, सूरज मेरा मामा है। लेकिन ये रोशनी कहाँ से निकालता है? इसके पास ऐसी कहाँ से लाइट आ गई है? तो इसका जो कोर है, उसके कोर में 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ये प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION। एक गाड़ी भी है फोर्ड की, कार फ्यूजन नाम की, न्यूक्लियर फ्यूजन। और इससे बनता है हीलियम प्लस एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है ये आपको सनलाइट के रूप में मिलती है। ये इसके कोर में लगातार हो रहा है। 2 हाइड्रोजन मिलते हैं, उससे हीलियम बनता है और एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन ज़्यादा है, लेकिन धीमे धीमे हाइड्रोजन बदल रहा है हीलियम में। तो कभी हीलियम ज़्यादा हो जाएगा, हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन सारा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा उस दिन सूरज बंद हो जाएगा। फिर हमें दूसरे स्टार से मदद मांगनी पड़ेगी, फिर हम भी बंद हो जाएंगे। हाइड्रोजन कैसे आ गया? वो तो जो हमारा ये जो यूनिवर्स बना हुआ है ना, इससे कंपोजिशन में था।
यानी कि जो हाइड्रोजन ये सब पहले से बने हुए हैं। ये सब पहले से बने Discovery हुए से पहले। ये सब पहले से बने हुए, हमने कुछ नहीं बनाया। इसी को तो हम नेचर कहते हैं। हमने कोयला नहीं बनाया, हमने हाइड्रोजन हीलियम क्लोरीन नहीं बनाया, हम ढूंढ लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन हमने नहीं बनाया, हाइड्रोजन इसके पास था, 2 हाइड्रोजन मिल रहे थे। क्यों मिलते हैं, इसके पीछे केमिस्ट्री का इकोलॉजी का वो थोड़ा सा सुन लो। नील्स बोर नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने बोला था कि हमारे इस यूनिवर्स में ये जो मैटर है, इनको एलिमेंट जो भी है, ये एलिमेंट फ्री स्टेट में तब रह सकते हैं, जैसे अभी आप हो, हम आप हैं, हमारा पेट भरा हुआ है, हमारे शरीर में दर्द नहीं है, हमारी जेब में थोड़े बहुत पैसे हैं, हमारे शरीर में कपड़े हैं, ठीक है, तो हमें कोई टेंशन नहीं, फिलहाल हम पढ़ रहे हैं। अगर 4 दिन से भूखे होते या पूरे शरीर में दर्द हो रहा होता या ठंड लग रही होती तो हम यहाँ नहीं बैठ पाते, हम मचलते, हम भागते, कुछ ना कुछ करते हैं। इनके साथ भी ऐसा होता है, अगर ये फ्री स्टेट में रहें, जैसे हम देखें तो सी नाम की चीज़ नहीं मिलती कभी, CO2 मिलता है, सी नाम की चीज़ नहीं है कि हम कार्बन उठा रहे हैं। हम कोयला खरीदने में जाते तो कोयला सिर्फ सी नहीं होता, उसके साथ कुछ और मिला होता है। H अकेले नहीं होता, H2O होता है। H2O अकेले मिलेगा, समुद्र का पानी हमेशा एक बूंद उठाओ या अपने घर की एक बूंद उठाओ, हमेशा H2O रहेगा। तो ये सारा कुछ फ्री स्टेट में जब आते हैं, या ये फ्री स्टेट में कब रहते हैं, इनके पीछे कुछ शर्तें नील्स बोर ने बोली। नील्स बोर ने बोला था कि ये जो भी एलिमेंट हैं, ये हम आप भी, धर्म तो बोलता है आत्मा है, आत्मा निकल के इंसान मर गया, साइंस बोलती है आत्मा आत्मा कुछ नहीं, सब बने हैं एटम से, मॉलिक्यूल से, और एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इनका ये कहना था नील्स बोर का कि जो एलिमेंट है उसके पास एक निश्चित क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और उसके इलेक्ट्रॉन नंबर से ही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, मतलब परमाणु संख्या होती है। जैसे हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये लंबी सी लिस्ट चली जाती है। इनका नंबर कैसे पड़ा, क्लास में आपका रोल नंबर कैसे पड़ता है, या तो आप टॉप करो तो फर्स्ट रोल नंबर मिल जाएगा, या तो नाम से पड़ेगा। इन सब का नंबर है 1 2 3 4 5। ये क्या है, जो नीचे साइड पैर के पास रहता है वो एटॉमिक नंबर होता है, जो ऊपर होता है सिर के पास वो एटॉमिक मास होता है। इनका नंबर दिया हुआ है। ये नंबर इनको क्यों मिला है, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है उससे मिला, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। नील्स बोर ने कहा कि अगर आपको फ्री स्टेट में रहना है तो आपके जो पहली चीज़ तो एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके चारों ओर घूमते हैं घेरे में। जो सबसे नियरेस्ट घेरा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, उसके बाद 8 बैठेंगे, फिर 18 बैठेंगे। एक फॉर्मूला दिया था 2n² का, n मतलब नंबर ऑफ शेल जिस शेल में है, चौथी शेल में तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, ठीक है। इससे कम या ज़्यादा होगा तो वो जो एलिमेंट होगा वो मचलेगा, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा, किसी से दोस्ती करेगा। मैं ज़्यादा खा लिया हूँ या कम खा लिया हूँ तो भी दिक्कत है। इसके पास एक है, हाइड्रोजन एक है तो वो स्टेबल हो ही नहीं सकता, तो उसको एक और चाहिए, चाहने के चक्कर में उससे मुलाकात करता है। कभी भी इनका उधारी खाता ऐसा नहीं होता कि मेरी जेब में 100 रुपए तुम रख लो, ऐसा नहीं। मेरी जेब में 100 रुपए हैं, ये तो भी तुम्हारे भी हैं, काम पड़ेगा तो ले लेना, नहीं पड़ेगा तो रखे रहने देना, ऐसा मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। उधार नहीं दे रहा हूँ, काम पड़ेगा तो इन लोगों ने, एक इसके पास था एक इसके पास था, एक मिलके 2 हो गए, हम दोनों साथ साथ चले गए। लेकिन 2 हो गए तो आप चेंज हो गए, आप 2 से क्या हो गए, हीलियम में बदल गए। तो जिंदगी की जंग में बेचारे जीते तो, लेकिन नाम चेंज हो गया तो ये हीलियम बन गए। इसलिए ये जो आपका सन है इसमें हीलियम बढ़ता जा रहा है, हाइड्रोजन कम होता जा रहा है। मेरा जो सूरज है वो आधी जिंदगी जी चुका है, आधा जी चुका है, आधा है, मतलब फिर भी 2.5 करोड़ साल अभी और जिएगा। 2.5, हाँ इतने करोड़ साल और जिएगा। ठीक है, तो ये है रीजन कि यहाँ से रोशनी क्यों निकलती। अब इसके अंदर आग लगी हुई है, लेकिन दूर कहीं आग जल रही है तो मुझे गर्मी, मतलब गर्माहट हल्की हल्की आएगी, रोशनी दिख जाएगी, लेकिन पास जाऊंगा तो जल भी जाऊंगा। वैसा इसके साथ भी है, पास मत जाओ, दूर से देखो, रोशनी भी मिलेगी और गर्माहट भी मिलेगी। तो ये जो गर्माहट रोशनी है वो एनर्जी क्यों बनी है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन मिलते हैं, फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब 2
दो के न्यूक्लियस ने जो छोटे छोटे लड्डू थे फोड़ा और बड़ा बना दिया, ये होता है फ्यूजन। इस कारण से यहाँ पे हमेशा रोशनी आपको मिल रही है। और ये हमारे जिसे हम कहते हैं लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो लाइफ नहीं चलेगी। अब चलते हैं इसका पूरा डायमीटर देखते हैं। तो इसका गोला है, गोल है तो डायमीटर होगा। इसका डायमीटर 14 लाख किलोमीटर का है, मतलब इसकी रेडियस 7 लाख किलोमीटर। ये जो सन है इसके चारों ओर इसको ऐसे समझो, गोल है, गोल टेनिस की या लोहे की गेंद है, लेदर की गेंद है, बहुत गर्म है। मैंने उसे किसी तरह उठाया है, किसी भी चीज़ से उठाया, मैं उसको टच नहीं कर रहा। वो गेंद गर्म है, मैं आपके पास ले जाऊंगा, आपके पास ले जाऊंगा तो आपको उसकी गर्माहट समझ में आएगी। ठीक है, वो गर्माहट अभी आपको उसकी आउटर सरफेस से मिल रही है, अभी उसकी आउटर सरफेस से मिल रही है। या सिंपल से कहीं आग जल रही है तो आप दूर से ही आपको तापते हो, आपको टच लेते हो और उसकी गर्माहट लेते हो। लेकिन अगर अंदर हाथ डाल दो तब तो जल जाओगे। तो इसके जो आउटर सरफेस का जो टेम्परेचर है वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है या 6000 डिग्री सेल्सियस है। इतना तो इसका आउटर सरफेस का टेम्परेचर है। और अगर हम इसके अंदर का टेम्परेचर देखेंगे तो 15 लाख डिग्री सेल्सियस है, 15 लाख डिग्री सेल्सियस कोर में है। इतना गर्म है ये सूरज, 6000, इतना गर्म है ये। अब अगर मैं ये सूरज को मैं अपनी धरती से कंपेयर करूं तो ये बड़ा तो काफ़ी है, काफ़ी बड़ा सूरज। इतना दूर है इसलिए छोटा लगता है, लेकिन बड़ा काफ़ी है। कितना बड़ा है? लगभग 13.5 लाख 13.5 लाख टाइम्स बड़ा है धरती से। 13.5 लाख टाइम, 13.5 लाख गुना बड़ा है धरती से। ये कितनी बड़ी अर्थ जिसमें इतनी सारी कंट्री हैं, उसकी भी 13.5 लाख गुना बड़ा। ठीक, ये निकालता लाइट है। लाइट की स्पीड क्या होती है? फिर से 8 मीटर पर सेकेंड। उसको आप चेंज करोगे जब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपने बोला, मतलब 3 के पीछे हम 8 जीरो लगा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा दिया। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप बताओगे कि सूरज धरती से कितना दूर है या मैं सूरज से कितना दूर, ये आप निकालोगे। ये किसमें है? मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। मतलब 3 जीरो होते हैं, 3 जीरो कम कर दिया। ये कितना है? 3 लाख। 3 लाख है, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। मतलब इसकी जो रोशनी है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड चलती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर में। सूरज की रोशनी मेरी धरती में आने तक अप्रॉक्सीमेट 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 8 मिनट में 480 सेकंड। 480 इंटू 3 लाख कर लो, दूरी निकल आएगी, डिस्टेंस आपकी और सूरज के बीच, आपके और सूरज के बीच की दूरी। और जो दूरी होगी किलोमीटर में होगी।
वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 14 करोड़ 40 लाख किलोमीटर दूर है मुझसे सूरज, तो भी गर्मी बता देता है मैं कितना दूर हूँ। इतना दूर होने के बावजूद मुझे गर्मा देता है। ठीक है, 14 करोड़ 40 लाख किलोमीटर दूर है धरती से सूरज। हम सूरज के चारों ओर घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? न्यूटन ने बोला था हर बड़ी चीज छोटी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो जब मैं काफी छोटी, जैसे एक छिपकली लिया, एक छोटा सा कीड़ा लिया, छिपकली ने कीड़े को खींचा और खा लिया, बहुत छोटा, ठीक है। लेकिन एक छिपकली रहेगी, एक कॉकरोच रहेगा, तो कॉकरोच को छिपकली को खींचने में समय लगेगा, क्या पता खींच ना पाए, थोड़ी जंग हो, लड़ाई झगड़ा मचे। उस तरह जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनको तो सूरज ने इतना तेजी से खींचा कि वो जाके सूरज से चिपक गए, और जो बड़े हैं वो खींचे हैं, हम आपकी ओर आ रहे हैं, लेकिन आप में हम समाएंगे नहीं, थोड़ा हम भी दम लगाएंगे, तो वो सर्कुलर मोशन में आ गए। तो हम अर्थ जो है, सूरज चाहता है अर्थ को इतना तेज से खींचे कि अर्थ जाके सूरज में चिपक जाए, मतलब 1 मिनट में हम लोग जौहर कर लेंगे, जौहर हो जाएगा हमारा। लेकिन हमारी अर्थ इतनी बड़ी है कि वो भी, उसके पास भी थोड़ा सा पावर है, इसलिए वो सूरज के पास नहीं जाता, फिर भी हम सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं, ये न्यूटन ने बताया है। लेकिन ये जो पहले हम 9 भाई बहन थे और एक पापा थे सूरज, अब हम 8 हो गए, ठीक है। हम लोगों की एवरेज जो रफ्तार है सूरज के चारों ओर घूमने की, वो है 70,000 किलोमीटर पर आवर। हम एवरेज इतनी, हाँ, जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के चारों ओर लगभग इतनी रफ्तार से घूमते हैं। कितना? 70,000, 70,000। किसमें इसकी यूनिट? हाँ, किलोमीटर पर आवर। सूरज का ये पूरा हिस्सा हमें रोशनी देता है, ठीक है, ये पूरी प्लेट हमें रोशनी देती है। तो सूरज का वो हिस्सा, वो पार्ट जो हमें, जिससे हमें रोशनी मिल रही है, उसे हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं, क्रोमोस्फीयर। तो ये पूरा जो मैंने शेड किया, ये क्रोमोस्फीयर है। अब कभी कभी सूरज में ग्रहण लग जाता है, सूरज दिखता नहीं है। हमारे हाथ में एक टॉर्च है, मैंने ऑन की, उसके ऊपर मैंने हाथ रख दिया, रोशनी क्या पूरी तरह बंद हो जाएगी? नहीं, मेरा हाथ के चारों ओर लाल लाल हो जाएगा और अगल बगल से हल्की सी रोशनी आएगी, मतलब समझ में ये जरूर आएगा कुछ था लेकिन उसको छुपा लिया गया है। इस तरह सूरज भी के ऊपर कुछ ढक देते हैं हम, लेकिन सूरज से इसके जो आउटर सरफेस है वहाँ से इतनी आभा या चमक आती रहती है कि हमें समझ में आता है कि सूरज है यहाँ। वो क्यों होता है वो बाद में देखिए, चांद भी आ जाए, धरती आए, तब तो ग्रहण लगाए। लेकिन जब ग्रहण लगता है तो इसका पूरा ये जो क्रोमोस्फीयर है वो ढक जाता है, जो आउटर सरफेस है वो चमकता रहता है। ऐसा लगता है कि सूरज के सिर में किसी ने रिंग पहना है, रिंग जैसा लगता है, क्योंकि ये तो ढका हुआ है, यही बस चमक रहा है। तो कोई एक ताज है गोल्डन कलर, इस रिंग मतलब सूरज के जो रिंग है, हेड रिंग जो है या ताज है, उसको हम कहते हैं कोरोना, उसे हम कहते हैं कोरोना।
जब सूर्य ग्रहण होता है तो बहुत सारी चीज़ें हमें परहेज या मना किया जाता है, ये मत करिए मत करिए, सूरज को मत देखो खुली आंखों से, बहुत सारी चीज़ें सही बातें भी हैं, क्योंकि उस टाइम कुछ हानिकारक रेस बहुत, उनकी इंटेंसिटी बहुत तेज हो जाती है। दूध रखा हुआ फट जाता है, अगर वो हल्का सा भी सूरज के कांटेक्ट में आता है फट जाता है दूध। क्यों बोलता है? हाँ, क्यों पढ़ता है? इंटेंसिटी इंटेंसिटी कैसे तेज होती है? सामने वो दिया रहता है, जैसे कि कुछ मूड आ रहा है, जब रहता है ना, आप बोल रहे हो ना कि जब ग्रहण लगता है, आप बोल रहे हो कि देखने से हाई इंटेंसिटी में आ जाते हैं, तब कैसे चेंज होता है एकदम से? क्या हो जाता है? उस पोजीशन में आप अर्थ तो अपनी जो सन तो अपनी रोशनी देते रहता है, वही इंटेंसिटी का लाइट देते रहता है, लेकिन सडनली कैसे चेंज हो जाता है उसका लाइट? ठीक है, देखो क्या होता है। समझो आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपने बॉल मारी, बॉल थोड़ी सी नाली थी, नाली या कीचड़ था, उस पर बॉल गई और फिर बाहर निकल आई। तो जब कोई पकड़ेगा बॉल तो उसके हाथ में कीचड़ लगेगा, क्योंकि वो कीचड़ से निकल जाएगी। इसको जिसने ढका है उसके सामने जब रोशनी निकलती है तो उससे भी रगड़ खा के निकलती है, जो उसके सामने है उससे भी रगड़ खा के रोशनी आती है। ठीक है, रगड़ना मतलब मैं रोशनी चली, सामने मून है या अर्थ है, अर्थ होगा नहीं, अर्थ में तो आना ही है, मून रहता है सामने, तो मून से रगड़ खा के आती है। तो थोड़ा सा कुछ केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, मून का जो सरफेस है या मून का जो भी बनावट है, जो भी उसके ऊपर सॉइल है, इसकी जो रोशनी है, हमारे पास कभी भी चंद्रमा से टकरा के सूरज की रोशनी नहीं आती, लेकिन जब आती है तो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होती है। चंद्रमा, हम सूरज की जो किरणें हैं वो चंद्रमा की जो सॉइल है उससे टकरा के, उससे छू के आती हैं या उसके पास से गुजरती हैं, तो थोड़ा सा म्यूचुअल कुछ कन्फ्लिक्ट होता है। वो जब मेरी धरती में आती है, रोज़ तो मुझे ऐसी चीज़ मिलती नहीं है, साल में एक दिन मिलती है, तो मेरी बॉडी, मेरे पेड़, मेरा पानी, मेरा दूध उस चीज़ के लिए हैबिचुअल नहीं होता। और जब वो अचानक आती तो कुछ रिजल्ट दिखा देता है आपको, कुछ गलत रिजल्ट दिखा देता है। तो जब सूर्य ग्रहण में ही हमें कोरोना दिखता है, सोलर इक्लिप्स में, इसको हम चेक, हमने कोरोना से जो रेस निकल रही वो हमारे लिए हल्की सी हानिकारक है, हल्की सी, फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन हल्की सी हानिकारक है। कोई बहुत नवजात छोटा सा बच्चा है, अबोध बालक है, उसे खुले में आप बिना कपड़ों के उसमें रख दोगे तो वो थोड़ा सा उसके स्किन में चित्ते पड़ जाएंगे, थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा वो। और भी बहुत सारी चीज़ें कि ज़्यादा लोहे का सामान यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारा जो लोहा होता है और मेरे शरीर का जो आयरन होता है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, तो तेज काम होता है, तो कभी कभी बालक के साथ हाथ भी पड़ जाता है, मतलब जल्दी हाथ, थोड़ा सा जल्दी हाथ चलता है। ये सूर्य ग्रहण के टाइम में कोरोना मिलता है। इस कोरोना से निकलने वाले रेस को हम जब चेक करते हैं तो एक ग्राफ बनता है, हम कौन साइंटिस्ट चेक करते हैं, उस ग्राफ को कहते हैं कोरोनोग्राफ, और इसकी पढ़ाई को कहते हैं कोरोनोलॉजी। सूर्य ग्रहण की पढ़ाई को कहते हैं कोरोनोलॉजी। सोलर इक्लिप्स, ECLLIPS। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी सूरज के लिए। हम सूरज तक कभी गए नहीं, ना जाएंगे, क्योंकि हम जितना उससे करीब जाएंगे उतनी ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हम पिघल जाएंगे या हम जल जाएंगे। तो ये हुआ आपका सन। ठीक है, सूरज देवता है, इनके 7 घोड़े, 7 घोड़े में सवार होते हैं। तो घोड़े तेज चलते हैं तो देश में गर्मी बढ़ती है, अब घोड़े सुस्त हो जाते हैं तो ठंडी पड़ती है ना, ऐसा धर्म कहता है। और सूर्य पुत्र हनुमान जी भी हैं, है ना। तो ये हुआ मेरा सन, मेरा सूरज। ये सूरज जो है इसका एरिया इतना बड़ा है, धरती, अभी हमने देखा धरती से 13.5 लाख गुना बड़ा है। और धरती कोई छोटा प्लैनेट नहीं है, अभी हम देखेंगे अपने सोलर सिस्टम में, तो धरती का इतना भी छोटा रैंक नहीं है कि उससे इतना बड़ा, तो ये काफ़ी बड़ा है। जब इतना बड़ा है तो अपने आसपास से गुजरने वाले, हमारी मिल्की वे बनी है कितने मिलियन अगो पहले, अभी पता है ना हमारी मिल्की वे, हमारी मिल्की वे कब बनी है,
कितने साल पहले? 5 मिलियन नहीं होते 5 मिलियन से 50 लाख साल पहले। 50 लाख साल पहले जब जमीन प्लॉटिंग हो रहा था अंतरिक्ष में, तो सूरज ने 8 लोगों को पकड़ लिया था, ये मेरे इलाके हैं। क्योंकि जो जैसे ही इन्होंने बोला, लेमेटियर ने बोला बिग बैंग थ्योरी से विस्फोट हो रहा है, बड़ी चट्टान टूटी छोटी में, छोटी टूटी और छोटी में, तो सूरज भी कभी किसी का हिस्सा रहा होगा। ये समझ लीजिए पहले ये बहुत बड़ा हेवनली बॉडी था, बीच में से विस्फोट चालू हो रहा है, बीच में से विस्फोट चालू हो रहा है, और वो विस्फोट अभी तक होता आ रहा है। तो सूरज किसी बड़े का एक छोटा हिस्सा रहा होगा, एक उससे जो उसके आसपास छोटे छोटे जो हेवनली बॉडी थे उसको इसने खींच लिया। बाद में उसी एक हेवनली बॉडी में लाइफ आ गई, तो उसे हम अर्थ कहने लगे, बाकी में लाइफ नहीं आई। तो इस सूरज के चारों ओर 8 प्लैनेट्स घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। किस शेप में? उसी शेप में जिस शेप में इनके दादा रिवॉल्व करते हैं, परदादा रिवॉल्व करते हैं। इन सबका शेप कैसा है? अंडाकार, इलिप्टिकल। यूनिवर्स इलिप्टिकल है तो हम चलेंगे भी इलिप्टिकल, ठीक है। तो सोलर सिस्टम मतलब इस सूरज ने 8 लोगों को खींच रखा है। वो 8 इसके चारों ओर, केपलर ने इनका प्लैनेटरी एक्शन मोशन का फॉर्मूला दे दिया था कैसे घूमते हैं। तो सूरज प्लस इसके 8 परिवार के लोग मिलकर बनते हैं सोलर सिस्टम, सौर्य मंडल। यहाँ सौर्य जुड़ा है सूरज से, सोलर बना है सूरज यानी सन से, सोलार सिस्टम, सूरज प्लस 8 लोग। तो प्लैनेट की डेफिनेशन क्या होती है? वो हेवनली बॉडी जो किसी स्टार के चारों ओर रिवॉल्व करती है, वो प्लैनेट हो जाती है। सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन। वो खगोलीय पिंड जो किसी तारे के चारों ओर घूमे, वो प्लैनेट कहलाएगा। तो 8 लोग इसके चारों ओर घूम रहे हैं। तो सूरज सन प्लस 8 प्लैनेट मिलके बने सोलर सिस्टम। ये जो प्लैनेट्स हैं ये अपनी साइज के हिसाब से सूरज से नज़दीक या दूर है। जो बहुत छोटा होगा उसकी सूरज के सामने कुछ नहीं चलेगी, क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सूरज के हिसाब से बहुत कम है, तो बिल्कुल करीब आ गया, ठीक। जो बड़ा है वो थोड़ा दूर चला गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सबसे पीछे वाला सबसे बड़ा है। वो थोड़ी उसकी किस्मत भी अच्छी थी, वो गुजर रहा था, देखा अरे सब पकड़े जा रहे हैं, वो दूर रह गया, मैं नहीं आऊँगा। तो जो उसके पास से गुजरा उनमें से जो बड़ा छोटा था वो पीछे आगे हो गए, और जो दूर थे वो दूर रह गए। तो हमारा सबसे बड़ा जो एरिया वाइज प्लैनेट है वो जुपिटर है, गुरु सबसे बड़ा है ना। फिर उनका कुछ कर्म मतलब ऑर्डर चलता है, वो हम देखते हैं। तो पहले तो हम इन लोगों की जगह पर बनाते हैं, बैठा देंगे। अब सूरज छोटा हो जाएगा, इन लोगों का सब मोशन है ऐसा। 8 लोग हैं, सबसे पास मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर और दूर जुपिटर है, उससे दूर सैटर्न है, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। सबसे दूर नेपच्यून, सबसे पास मरकरी। 8 लोग हैं, पहले 9 थे तो बराबर तोड़ने में अच्छा नहीं था। 8 है तो 4-4 का हिस्सा कर लेते हैं। ये जो 4 लोग हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सूरज के पास हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं इनर प्लैनेट्स या आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट्स। और
इन कंपैरिजन टू अदर प्लैनेट इनका जो साइज है वो थोड़ा छोटा है, इसलिए इनको कहते हैं क्या कहें, स्मॉल प्लैनेट्स। ठीक है, आंतरिक भी हैं, लघु भी हैं। लघु ग्रह भी कह सकते हैं, आंतरिक ग्रह भी कह सकते हैं, इनर और शॉर्ट स्मॉल प्लैनेट्स। ये जो चार हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, दूर हैं, इन्हें कहते हैं आउटर प्लैनेट्स। बाहर 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 हैं, हमसे दूर है थोड़ा, इन्हें आउटर प्लैनेट्स कह देता हूं मैं। इनका साइज अंदर वालों से कंपैरिजन में बड़ा है, इन्हें कहता हूं जायंट प्लैनेट्स, वृहद प्लैनेट, बड़े हैं ये साइज। केपलर ने बता ही दिया था कि ये लोग कैसे घूम रहे हैं, उसने बताया था कि ये लोग कैसे घूम रहे हैं, इलिप्टिकल शेप में। और जब कोई चीज इलिप्टिकल शेप में घूमती है तो जब वो सूरज के पास आती है तो उसकी रफ्तार तेज हो जाती है। कैसे तेज हो जाती है? एक छोटे बच्चे को पनिशमेंट मिला है, ग्राउंड चारों घूमने का, घूम रहा है, दौड़ रहा है, सर के पास आता है तो जल्दी जल्दी तेज से दौड़ता है कि सर देखिए हाँ दौड़ रहा है। फिर सर से दूर होता है तो थोड़ा आराम से, थोड़ा बैठ, अब नहीं देख रहे हैं, फिर पास आएगा फिर तेज दौड़ेगा। वैसा इनके साथ भी यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, भागते हैं तेज। यहाँ दूरी बढ़ने पर अट्रैक्शन बल, अट्रैक्शन का जो फोर्स है थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, यहाँ पे इनकी जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। ये केपलर ने बता दिया था, प्लैनेटरी मोशन बेस पे वो केपलर ने बता दिया था। जॉन केपलर नाम था उनका, उन्होंने उपग्रह कैसे घूमते हैं, उनकी जो एक्सिस है उसके बारे में बता दिया था। सर बट ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग तो आपने जैसे बोला कि जो बॉडी है, बॉडी को अट्रैक्ट करता है, जैसे वो जो आप बोल रहे हो मर्क्यूरी उसके इलेक्ट्रिकल पाथ में ऊपर आएगा तो उसको अट्रैक्ट करने से वो धीरे चलना चाहिए। अट्रैक्ट तब करेगा जब उसका वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पा जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब बॉडी के एक पर्टिकुलर सेंटर जहाँ मास कंसंट्रेट होता है, हमारा आपका कहाँ रहता है? गोदी में। जो गोदी है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। झूला झूले गोल वाला, जब वो झूला ऊपर जाता है तो ऐसा लगता है पैर भारी हो रहे, पैर में बुरी लगती है, और जैसे वो नीचे आता है लगता है पेट है, फिर पैर में, फिर पेट में, फिर पैर में, फिर पेट में। क्या है ये? कौन खींच रहा? कोई नहीं खींच रहा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि धरती को बेवकूफ बना रहे हो आप। कभी नीचे हो कभी ऊपर, धरती कंफ्यूज हो जाती, पकड़ू कहाँ से। जब दूर जाते हो तो पेट की बजाय पैर खींचती है, जब पास आते हो तो खुशी में पेट पकड़ लेती है, फिर दूर गए तो पैर पकड़ ली। तो जब धरती को आप छोटे से मोशन में बेवकूफ बना दिए, तो इनका तो मैंने अभी क्या लिख पाया है, एवरेज 70,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे हैं, तो सूरज बेवकूफ नहीं बनेगा, बन जाता है। वो पकड़ ही नहीं पाता, पकड़ू कहाँ से तुम्हारा भाई। तेज से कोई चीज जा रही है, पकड़ने के लिए कुछ पकड़ में तो आना चाहिए, ये तो छू के निकल जाएंगे। वैसे इसके साथ होता है, अगर ये लोग यहाँ पे रुक जाए एक 20 पल के लिए, सूरज पटाख से इन लोग को ले लेगा, चिपका लेगा। लेकिन इनके पास खुद का इतना मोशन है। हमने रस्सी में पत्थर बांधा, धीमे धीमे घुमाया, एक बार जब वो फोर्स में आ जाता है तो बिल्कुल हल्का हल्का एक्शन करना पड़ता है, पूरा पत्थर घूमता है, बिल्कुल इतना करना पड़ता है। लेकिन शुरुआत में ऐसे ऐसे करना पड़ता है, फिर ऐसे ऐसे। वही इनके साथ भी है। लोग कई लाखों साल पहले मोशन में आ चुके हैं। अब जब यहाँ से गुजरते हैं तो इन प्लैनेट को ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, जैसे फील होता है तो वो भी अपना बल फोर्स लगा के भाग जाते हैं। और यहाँ पे उनको अट्रैक्शन फील नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा रफ्तार कम होता है। थोड़ा मतलब 1-2 किलोमीटर पर आवर की अंतर है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप खड़ा हो जाओगे। सबकी सेम रहती है, किसी का चक्कर छोटा है किसी का बड़ा है, तो टाइम ज़्यादा लगता है। सूरज के चारों ओर घूम रहा है, इसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। मेरी अर्थ घूमती है एक साल में 365 दिन, 6 घंटे और 56 मिनट, इतने में घूमती है। तीसरे नंबर पे है तो इसका चक्कर इतना बड़ा है। अब सोचो नेपच्यून का क्या है, 12 साल में घूमता है, 12 साल में चक्कर। वो सब इनका जितना बड़ा इसका एरिया, उसका चक्कर उतना बड़ा। रफ्तार सबकी सेम है लेकिन इसका एरिया बड़ा हो गया, उसको जाना ज़्यादा है।
जो सूरज के पास है, मतलब बुध, शुक्र और धरती और मंगल, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये सूरज के पास है। ये सूरज के पास है तो इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा होगा। जब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है तो रिवॉल्यूशन का तो स्पीड तो एक ही जैसा है, क्योंकि सबको सूरज मामा ने एक ही रफ्तार दी थी। लेकिन मैं पास हूँ तो मेरा जो एक्सिस है, मैं अपने एक्सिस में तो घूम ही नहीं हूँ, सब अपने एक्सिस में घूम रहे हैं। दो तरह का इन लोग रोटेशन कर रहे हैं, मतलब सर्कल ले रहे हैं, रोटेशन, रिवॉल्यूशन। परिक्रमा और घूर्णन। परिक्रमा मतलब जो हम मंदिर के चारों ओर लगाते हैं तो वो रिवॉल्यूशन। घूर्णन मतलब वो लट्टू घूमता है, रोटेशन। तो जो पास में है उनका रोटेशन बहुत तेज है, क्योंकि इनको अपने आप को बचाना भी तो है। अगर हम कमजोर पड़े तो ये तो हमको दबा लेगा, ये तो हमको ले लेगा। तो इनका रोटेशन बहुत तेज है यहाँ पे। तो सबसे तेज रोटेशन करता है मरकरी, सबसे धीमा करता है नेपच्यून। अर्थ का भी रोटेशन मार्स से ज़्यादा है। मतलब अगर हम मार्स में रहने जाएं, हम जा रहे हैं मार्स में रहने, 20-25 साल बाद प्लॉटिंग हो जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें ऐसा लगेगा जैसे अभी क्या है, एक हमारी निश्चित चाल है कि हम इतना इतना कदम उठाते हैं, हम चलते हैं। तब क्या होगा, कदम इतना ही उठाएंगे लेकिन चल ज़्यादा लेंगे। मतलब हमें थोड़ा सा, हमारे जो ताकत है, ताकत से थोड़ा ज़्यादा वर्क वहाँ पे होगा, क्योंकि उसका रोटेशन क्या है, धीमा है, उसका रोटेशन धीमा। ठीक है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं फिर भी। लेकिन ये है कि यहाँ का अधेड़ आदमी 50-60 साल और वहाँ जाएगा तो हमेशा गिरता पड़ता ही रहेगा। कभी उसको चलने में मज़ा नहीं आएगा, कभी उसको दौड़ने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इसका रोटेशन इससे थोड़ा कम है। तो यहाँ का रोटेशन बहुत फास्ट है, यहाँ का रोटेशन बहुत धीमा है, क्योंकि लोग दूर हो गए। इसका रिवॉल्यूशन टाइम सबसे कम है, क्योंकि इसका सर्कल सबसे कम है। नेपच्यून का रिवॉल्यूशन टाइम सबसे ज़्यादा है, वो सर्कल सबसे बड़ा है। ये सबसे ज़्यादा गर्म होगा क्योंकि सूरज के सबसे पास है। ये सबसे ज़्यादा ठंडा होगा, सूरज से दूर है। इसके आसपास कोई भी सैटेलाइट नहीं होगा। सैटेलाइट क्या होता है, वो हेवनली बॉडी जो किसी प्लैनेट के चारों ओर घूमे, ग्रह के चारों ओर घूमे तो ग्रह कहलाएगा। इसका कोई सैटेलाइट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टीचर के सामने फर्स्ट बेंच में बैठ के चॉकलेट नहीं खा सकते आप, टीचर छीन लेगा। उसी तरह इसके साथ इसका जो कुछ भी, ये किसी को पकड़ के भी रखेगा तो कितना पकड़ लेगा, फटाक से खींचेगा, बोलेगा भाई तुम खड़े हो, तुम खड़े रहो, किसी और को मत दो। इनके पास सैटेलाइट नहीं है। उसका मेन रीज़न ये है, कोई पूछे मरकरी वीनस का सैटेलाइट क्यों नहीं है, तो क्योंकि उनकी जो सूरज से जो डिस्टेंस है वो रीज़न है। सूरज से इनकी डिस्टेंस कम है, इसलिए सैटेलाइट नहीं है। ये प्रथा, परंपरा हम चालू करते हैं और बहुत लड़ झगड़ के अपनी परंपरा चालू की। चंदा मामा को बचा के रखा है, लेकिन चंदा मामा बाउंड्री लाइन में खड़े हैं। जिस दिन हम कमजोर हो गए, चंदा मामा गायब हो जाएंगे, सीधे सूरज मामा के पास। ठीक है, बहुत जल्दी जाएंगे अगर धरती कमजोर हुई। तो सैटेलाइट की शुरुआत अर्थ से होती है। जैसे जैसे बाहर निकलेंगे सैटेलाइट की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि सूरज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जुपिटर के पास से कोई भी गुजर रहा है, कहाँ जा रहे हो भाई, घूमो। इवन हम आप भी जाएं और हम आप जाके कुछ वहाँ कचड़ा कर दें, कोका कोला पी के छोड़ दें, कोका कोला घूमते घूमते इसके पास जाएगा, स्टिक हो जाएगा। फिर टेलीस्कोप से हम देखेंगे तो एक नई खोज हो जाएगी, जुपिटर में मिला कोका कोला, मतलब वहाँ के लोग कोका कोला पीते। तो ऐसा नहीं है, वो हर चीज़ को चिपका लेता है। हमारे अंतरिक्ष में कचरा हो रहा है। 1963 में पहला यान गया था, अपोलो नाम का, मेरा नहीं था। ठीक है, 63 से लेकर 2015 हो चुका है। वहाँ जो कुछ भी जाता है बस इंसान ही वापस आता है, बाकी सब वहीं छोड़ जाता है। तो वहाँ नगर निगम नहीं है, कचरा बहुत फैला हुआ है। वो कचरा इन पास आप जाके चिपक जाते हैं, फिर एक नई खोज हो जाती है। तो जुपिटर के आसपास जो कुछ भी गुजरता है उसको खींच लेता है। अगर छोटे हो तो चिपक जाओ, अगर थोड़े बड़े हो तो मेरे चारों ओर घूमो। तुम्हारे चारों ओर घूमेंगे तो हम क्या कहलाएंगे, सैटेलाइट। हम सिर्फ चंद्रमा को अफोर्ड कर पा रहे हैं, गरीब है हम, एक ही सैटेलाइट है। थोड़े अमीर हो जाएंगे तो शायद एक दो और ले पाए। तो सैटेलाइट की शुरुआत यहाँ से होती है, क्योंकि हम एक
न्यूट्रल पोजीशन पे हैं, हम एक सैटेलाइट को मतलब रोक पाए हैं, इसके बाद सैटेलाइट बढ़ जाएंगे। हमारे दो परम मित्र हैं राहु और केतु, जिसका साथ सबको प्यारा है, वो यहाँ पे है मार्स में, वो हैं आपके मार्स में, इन्हें कहते हैं फोबोस और डेमोस, ठीक है, हिंदी में कहते हैं राहु और केतु। कुंडली में आते हैं ना, राहु केतु बैठा है आपके सातवें घर में, तो राहु केतु दो सैटेलाइट हैं मार्स के। हम एक थे, यहाँ दो हुए, यहाँ बढ़ जाएंगे, बढ़ते चले जाते। हम एक एक सैटेलाइट को ही पढ़ेंगे तो और अच्छे से इनको जान पाएंगे, इसके अंदर क्या है, कौन कैसा बना है, किसी की सगाई हो चुकी है, रिंग पहना हुआ है, कोई सो गया है, कोई उल्टा घूमता है, कोई सीधा घूमता है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरा भाई है, कोई जुड़वा बहनें हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। हम 8 लोग हैं, बहुत अच्छा परिवार है हमारा। तो ये जो 4 लोग हैं, ये लोग गर्म हैं, इनको हम हॉट प्लांट्स पे कह सकते हैं, इन बाहरी चारों को हम कोल्ड प्लांट्स पे कह सकते हैं। बाहर जाएंगे जैसे, तो हम ये नहीं कहते कि इनका साइज बढ़ेगा, लेकिन हम ये जो कहते हैं इनकी सैटेलाइट्स की संख्या बढ़ जाएगी, सैटेलाइट संख्या बढ़ेगी क्योंकि सूरज से भी दूर होगी। और इनका जो एटमॉस्फेयर होगा, एटमॉस्फेयर क्या, अभी मैं कपड़ा पहना हूँ, ये मेरा एटमॉस्फेयर है, बाहरी आवरण ही एटमॉस्फेयर होता है। इनका एटमॉस्फेयर डेंस होने लगेगा, मतलब मरकरी के पास एटमॉस्फेयर होगा, इम्पॉसिबल है ही नहीं, जो होता सब जला देता है वो। इसका एटमॉस्फेयर थोड़ा सा मरकरी से ज़्यादा, इसका थोड़ा और ज़्यादा, मार्स का और ज़्यादा, जुपिटर का और ज़्यादा। एटमॉस्फेयर मतलब हम किसी बाहरी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अगर सॉलिड होगी तो सॉलिड को तो एटमॉस्फेयर नहीं कहेंगे, हम गैसेस को कहेंगे। तो हम जितने बड़े होंगे और जितना दूर सूरज से होंगे, उतना ज़्यादा उतने एरिया को ही हम गैस को ले लेंगे। इसके पास भी गैसें थोड़ी थी, लेकिन उनमें सीधे आग लग जाती है, तुरंत जल जाती है गैसें आग, क्योंकि सूरज से नज़दीक है, सूरज से करीब है। तो एटमॉस्फेयर की शुरुआत कहाँ से होती है, अर्थ से। इसके पहले का एटमॉस्फेयर किसी मतलब का नहीं, मतलब वायुमंडल भी जो है हमारे पास है, सबसे पतला वायुमंडल मेरे पास है, सबसे थिन एटमॉस्फेयर मेरे पास है। इनके पास भी एटमॉस्फेयर है, लेकिन इनके एटमॉस्फेयर को हम एटमॉस्फेयर नहीं कहेंगे मरकरी वीनस से, क्योंकि बहुत पतले हैं, बहुत ज़्यादा पतले। यहाँ से एटमॉस्फेयर बढ़ जाएगा, मतलब जब हम अर्थ पढ़ेंगे तो हम देखेंगे हमारे एटमॉस्फेयर की लेंथ कितनी है, किलोमीटर कितना है, जितनी भी है उससे ज़्यादा आपके पड़ोसी की है, और उससे कम आपके इधर वाले पड़ोसी की है, सूरज की तरफ से। ये जो हमारे 8 ग्रह हैं, इनमें से एक 9वां भी था प्लूटो, इसको हमने हटा दिया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संस्था, इसका हेडक्वार्टर वियना में है। वो तय करती है कि हम अंतरिक्ष के बारे में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। मैं अगर अपने टेलीस्कोप से कोई नई चीज़ खोज दूंगा तो सर्टिफाई कराने मुझे IAU में जाना पड़ेगा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में। उसी ने तय किया कि भाई प्लूटो को हम हटा देते हैं अपने परिवार से। क्यों हटा देते हैं, 2 कारण थे। पहला, सन से बहुत दूर था, तो सन में पूरा कंट्रोल उसका नहीं था, कहीं तेज चलता कहीं धीमा चलता। और दूसरा, लास्ट बेंच पे बैठा हुआ बच्चा पढ़ाई कम करता है, सो भी जाता है। सबसे लास्ट बेंच पे वो बैठा हुआ था, सबसे पीछे था, तो जब वो चले तो कभी कभी किसी और के ऑर्बिट में घुस जा रहा था, मतलब उससे कैलकुलेशन करने में हमें दिक्कत होती थी। उसके पास कुछ नहीं था, हम वहाँ तक अभी तक अपना कोई स्पेसशिप भी नहीं पहुँचा पाए कि प्लूटो कोई गया है। बहुत छोटे जरूर हैं, लेकिन बीच में जाके पता चला जुपिटर क्रॉस की, यूरेनस क्रॉस की और ख़त्म हो गए, प्लूटो नहीं पहुँच पाए। तो उन्होंने प्लूटो को हटा दिया कि जिसको पढ़ ही नहीं पाते हैं, इसके बारे में स्टडी ढंग से नहीं हो पा रही है, जो हमारी शर्तों को, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो नहीं करता है, तो हम उसको क्यों रखें। अब हम 8 हैं। आज से कई करोड़ साल पहले, कितने करोड़ साल पहले मुझे नहीं पता, साइंस को नहीं पता, लेकिन कई मिलियंस ईयर्स अगो मार्स और जुपिटर के बीच एक कोई प्लैनेट जरूर था। मार्स और जुपिटर के बीच कोई प्लैनेट जरूर था, लेकिन वो टूट गया। टूट क्यों गया, उसके पीछे रीज़न क्या है। जैसे अभी हमने बिग बैंग थ्योरी में पढ़ा कि हमेशा एक्सप्लोजन हो रहा है। यहाँ की चट्टानें बहुत बड़ी होती हैं, 10-10 किलोमीटर का डायमीटर होता है मिनिमम छोटी चट्टान का,
मतलब जितने में आपका शहर है उतनी ही एक चट्टान वहाँ घूम रही है और तेज रफ्तार में बह भी रही है। बह क्यों रही है? कोई बड़ा उसको खींच, मेरा डायमीटर 1,00,000 किलोमीटर का है तो मैं 10 किलोमीटर को आराम से खींचूंगा, बहुत तेजी से वो भाग रही है। इस तरह कोई बड़ी चट्टान भागते हुए आई और मार्स और जुपिटर के बीच के जो प्लैनेट था उसको उसने टक्कर की और वो टूट गया। वो प्लैनेट नहीं रहा, वो ग्रह नहीं रहा, वो छोटा ग्रह हो गया। इसलिए हिंदी में कहते हैं क्षुद्र ग्रह, छोटा ग्रह। इंग्लिश में कहते हैं एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स की लोकेशन कहाँ है? मार्स और जुपिटर के बीच में। लेकिन इनको हमने क्षुद्र ग्रह क्यों कहा? ग्रह क्यों लगा रहे हैं नाम के आगे? क्योंकि अभी भी ये सूरज के चारों ओर घूमते हैं। पहले एक बड़ा प्लैनेट था, अब इस यहाँ पे लाखों चट्टानें हैं, वो लाखों चट्टानों सूरज के चारों ओर घूमती हैं। तो काम तो आप कर रहे हैं। मैंने बोला सिंपल सी डेफिनेशन थी कुछ देर पहले हम देखी थी, कोई हेवनली बॉडी जो सन के चारों ओर घूमे वो प्लैनेट, तुम छोटी हो चाहे बड़ी, तुम घूम रहे हो तो तुम्हें हम नाम देंगे। हिंदी में कहते हैं क्षुद्र ग्रह, इंग्लिश में कहते हैं एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड्स भी प्लैनेट की तरह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। उनका लोकेशन मार्स से जुपिटर के बीच में बहुत सारे हैं, लाखों की संख्या में। मंगल तक जाना बड़ा आसान, मंगल के बाद जाना बहुत कठिन। क्यों? हमारा प्लेन यहाँ से या स्पेस क्राफ्ट यहाँ से निकलता है, कोई चट्टान इधर से ठोकती, कोई इधर से ठोकती, टूट जाता है, क्योंकि वहाँ लाखों चट्टानें तेज से दौड़ गई और कोई ट्रैफिक तो है नहीं वहाँ पे, ट्रैफिक पुलिस की भाई तुम इधर चलो, इधर चलो। इसका जहाँ मन चलता है चलती है। हमारा कोई भी स्पेस क्राफ्ट जाता है उसको तोड़ जाता है, और जो निकल गया तो किस्मत कि हम जुपिटर पहुँच गए। एस्टेरॉइड्स कहाँ हैं? आपके मार्स और जुपिटर के बीच में। तो ये इस बड़े परिवार के छोटे सदस्य जिनकी संख्या कैलकुलेट नहीं की जा सकती, लेकिन उनका लोकेशन मार्स से जुपिटर के बीच में। ये जो क्षुद्र ग्रह है, कई सारी चट्टानें छोटी बड़ी, ये इन चट्टानों या इसके अलावा और भी कोई चट्टान कभी भी गलती से, जैसे हम दो चट्टानें ऐसे आ रही थी, अचानक तीसरी आके कैरम खेलते हैं ना, तो हम एक स्ट्राइकर से 3-4 गोटियों को मारते हैं। एक चट्टान है, इसने इसको इधर से ठोकर मारी और ये जो सीधे जाए थी वो इधर चली गई या अपने डायरेक्शन से हट गई। डायरेक्शन से हट गई वो अर्थ की ओर आए लगी, अर्थ के पास आई तो अर्थ तो भोली भाली भारत माता समझती कुछ नहीं, जो आ रहा है उसको खींच लेती हैं। जब वो खींचती हैं तो मेरा एटमॉस्फेयर में वो फ्रिक्शन होता है, कर्षण होता है, और वो चट्टान इतनी बड़ी होती हैं कि उनका छोटा सा एटमॉस्फेयर भी होता है। एटमॉस्फेयर मतलब थोड़ा बहुत गैस भी खींचे रहती है। वो जब गैस का चट्टान जब अंदर आता है तो फ्रिक्शन में उन गैसों में लग जाती है आग, और वो पिंड हो जाता है, पिंड ना होके उल्का पिंड। तो जब कुछ नहीं है तो पिंड, जब आग लग गई तो उल्का पिंड। तो उल्का पिंड यानी मीटियोराइट्स या मीटियोर्स क्या हैं? कोई हेवनली बॉडी है जिसको अर्थ ने अट्रैक्ट कर लिया और फ्रिक्शन के कारण आग लग गई और वो हमारी धरती में गिरती। एक दिन में इस धरती में लगभग 100 उल्का पिंड गिरते हैं, लेकिन खबर एक की भी नहीं छपती अखबारों में। और वो इतने छोटे से कंकड़ नहीं है, वो पूरे शहर बराबर होते हैं। पूरे शहर के बराबर चट्टानें आती हैं आपके पास। कहाँ जाती हैं? हनुमान जी कैच कर लेते हैं? नहीं। हमारे पास जो आर्मी है, जो सेनाएं हैं, उनका एक इलाका बताओ, भैया तुम्हारे तरफ गिरे तो तुम मिसाइल छोड़ना या कुछ और करके उनको समुद्र में गिरा देना। तो तुम जितना बड़ा चट्टान गिरता है उसको समुद्र में गिरा देते हैं। थोड़ी सी लहर उठती है, सुनामी बोल देते हैं, या बोल देते हैं, चेतावनी दे देते हैं कि भाई अभी मत जाना, लहर उठने वाली है। तो क्यों उठने वाली है? तो कुछ गिरने वाला है। लेकिन हम बताते, डिस्क्लोज नहीं करते क्या गिरने वाला है, नहीं तो काम धाम छोड़ के हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे हम। पता नहीं रोज़ तो 100 गिरते हैं, कब निकल गए। तो कम से कम एवरेज 100 गिरते हैं, लेकिन ये बातें खुफिया रखी जाती हैं, पता नहीं जाता कहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि धरती भोली भाली, मैं बोल रहा हूँ लाखों करोड़ों की संख्या में है, वो इतना टक्कर होती है, वो अपना रास्ता छोड़ते हैं। इस तरह मरकरी में जाता है, जुपिटर में जाता है, लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं तो उनको फर्क नहीं पड़ता। हम रहते हैं तो हमें फर्क पड़ता है। तो उनका पिंड हमारी धरती ने खींचा, फ्रिक्शन हमारे एटमॉस्फेयर में मिला, उसको आग लग गई। बहुत तेज़ी से गिरते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरते हैं वो। लेकिन हम लोग इतने बिजी हैं कि आसमान में सुबह शाम देखते नहीं हैं, तो पता ही नहीं चलता कौन गिरा, नीचे ही नीचे दिखते रहते हैं। तो
हमारे मीटेओराइट्स हैं जो भी हमारे सोलर सिस्टम के सदस्य हैं, किसी और सोलर सिस्टम के भी सदस्य रहेंगे। एक और होता है, ये आखिरी टॉपिक है अभी का, उसे हम कहते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स को कहता हूँ मैं सौर मंडल का यात्री, ट्रैवलर ऑफ सोलर सिस्टम। यात्री कौन होता है? अतिथि कौन होता है? गेस्ट, जो कभी भी बिना बुलाए आ जाए, बिना बुलाए आ जाए और चला जाए, लेकिन कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता। तो जो कॉमेट्स होते हैं, हिंदी में धूमकेतु कहता हूँ, धूमकेतु या कॉमेट्स। तो धूमकेतु जो होते हैं वो किसी और सोलर सिस्टम के चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है, किसी और सोलर सिस्टम के चारों ओर घूम रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला, इस यूनिवर्स में एक गैलेक्सी में 10⁻11 तो आपके स्टार्स हैं, उस स्टार के सोलर सिस्टम है, उसमें कई सारे लोग घूम रहे हैं। तो वो जो कॉमेट है, वो कॉमेट किसी और सोलर सिस्टम का है, उसका एरिया आपके सोलर सिस्टम के अंदर से गुजरा था, आपकी धरती के पास से जब वो गुजरा तो हमने उसको अपने टेलीस्कोप में देखा। तो हमारे वैज्ञानिकों ने बताया कि ये इस नाम का कॉमेट या धूमकेतु इतने बजे धरती से गुजरेगा, धरती के अंदर नहीं, धरती के पास से। आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो एक हैली नाम के साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने एक धूमकेतु को खोजा 1934 में, कॉमेट को, और बोला उसकी जो लोकेशन, उसकी जो रफ्तार थी, उस रफ्तार से उन्होंने बोला 76 ईयर बाद ये फिर से धरती के पास से गुजरेगा। 34 में 76 जोड़ा था, 2010 में वो गुजरा था। इतनी सटीक भविष्यवाणी उसने उसी टाइम कर दी थी, इसलिए उस धूमकेतु का नाम मैं देता हूँ हैली कॉमेट, हैलीस कॉमेट, हैली का धूमकेतु। हैली नाम का साइंटिस्ट जर्मनी का, उसने बताया था। तो जब भी कॉमेट का नाम आता है तो हम हैली कॉमेट का नाम जोड़ लेते हैं। वो उसे हम यात्री इसलिए बोलते हैं, वो किसी और घर का है, घूमते घूमते इधर से गुजर गया है, हमने उसको देखा। तो एक कॉमेट का नाम एक साइंटिस्ट के नाम पर है, क्योंकि उस साइंटिस्ट ने उसके बारे में सबसे पहले बताया। वो तो चक्कर है, सब घूम रहे हैं, सब पूरी हम सब घूम रहे हैं, यूनिवर्स घूम रहा है, वो भी घूम रहा है। वो किसी और का प्लैनेट है, प्लैनेट होगा, लेकिन हमारे लिए तो यात्री है ना, गुजर गया हमारे सामने से। तो सोलर सिस्टम का पैसेंजर यात्री हैली, ऐसे कई सारे हैं। जिसको इंटरेस्ट होता है वो दूरबीन टेलीस्कोप लगा के बैठा रहता है, इनको नहीं होता। गैलीलियो को था, बहुत लोगों को था, वो तो खोज दिए अपने टेलीस्कोप से ही। फिर बाद में रोमन एम्पायर ने उनको बोला कि तुम तो गलत बोल रहे हो, क्योंकि धरती के चारों ओर सब घूमते हो, तुम बोलते हो धरती किसी और के चारों ओर घूमती है, लटका दो फांसी में। तो कॉपरनिकस को जहर देते, गैलीलियो को फांसी में लटका दिया। आज उन्हीं लोगों को हम पढ़ते हैं, उन्होंने अपने दूरबीन को से देखकर रात रात भर बैठे हैं, पागलों की तरह देख रहे हैं। वो तो सोचते रात कब होगी, रात होगी तब तो देख पाएंगे, दिन में समझ में नहीं आएगा। उन लोगों ने हमें बताया, उन लोगों की जो कैलकुलेशन थी उसको आज हम पढ़ गए हैं। तो जो हम आखिरी जो हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट, हमने उसको पढ़ा, हमने देखा किस तरह का प्लैनेट है, कौन कहाँ बैठे हुए हैं, किसकी क्या लोकेशन है। कल से हम प्लैनेट पर जाएंगे और बहुत जल्द हम जमीन में उतर आएंगे, मतलब अर्थ में आ जाएंगे, ठीक है। ब्लैक होल क्या होता है? सूरज जब तक जल रहा तो जल रहा, फिर बुझ जाएगा। जब बुझ जाएगा, कहीं आग जल रही थी तो रोशनी थी, जब बुझ गई तो रात काली, जब वो बुझ जाता तो काला हो जाता है। मेरे अंतरिक्ष का, स्पेस का कोई रंग नहीं है, इसलिए वो ब्लैक है, ठीक। सूरज भी काला हो गया, मैं अंधेरे में जा रहा हूँ, लेकिन सूरज के पास अभी भी तो भार है ना, वेट तो है। वेट है तो न्यूटन ने क्या बोला, भारी चीज़ है तो छोटी को खींचेगी। मेरा सैटेलाइट गुजरा, सैटेलाइट क्यों, मेरा एयर वो कोई भी स्पेसशिप गुजरा, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा है, बगल में सूरज था कोई छुपा हुआ, डूब चुका है, सूरज ने उसको खींच लिया, गायब। ये है ब्लैक होल, ब्लैक होल ट्रेजेडी।
पता ही नहीं रहता कहाँ, क्योंकि 10⁻22 सूरज हैं तो सब जल नहीं रहे हैं, कोई बुझ चुका है, कोई बुझ चुका है। कभी कभी आसमान में अचानक एक चमक उठती है और फिर चमक बुझ जाती है, मतलब बुझ गई। इसका मतलब एक तारा मर गया। तारा आखिरी बार बहुत तेज चमकता है और वो फिर क्या बनेगा, ब्लैक होल। तो अंतरिक्ष में इसीलिए अभी भी जो एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ अंतरिक्ष में जाते हैं, एक निश्चित लोकेशन है वहाँ जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं। कोई भी एस्ट्रोनॉट, कोई भी देश इस तरह डेयरिंग नहीं करता कि भाई तुम बैठो और यहाँ से मार्स जाओ या यहाँ से वहाँ जाओ, क्योंकि किसी को नहीं पता ब्लैक होल कहाँ है। तो चला हम जा रहे हैं स्पेस रफ्तार में और ब्लैक होल ने चिपका लिया हमें, तुरंत चिपकाता है, ठीक है। समुद्रों में भी इस तरह के ब्लैक होल है, लेकिन वो ब्लैक होल नहीं। टाइटैनिक जहाँ डूबा है वो बहुत भारी है, या टाइटैनिक के बहुत सारे लोहे पड़े हैं, जब उसके ऊपर से कोई छोटा शिप गुजरता है तो वो बहुत सारा लोहा उस छोटे शिप को खींच ले, डुबो देता है। फिर हम बोलते हैं प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन में ऐसी कई सारी जगह हैं, फेसबुक में खूब ट्रेंड होता रहता है कि यहाँ आज तक कोई भी जहाज गया तो वापस नहीं आया। क्यों नहीं आया? न्यूटन का नियम, कोई नीचे भारी चीज़ पड़ी हुई है, हल्की चीज़ को खींच देती है, बात करें। तो हर जगह है ये चीज़, नहीं दिखाई पड़ रहा इसका यह मतलब नहीं कि अभी हम आप इसलिए अपनी जगह बैठे कि यहाँ पे ग्रेविटेशन लग रहा है, धरती है, धरती हाथ छोड़ दे तो कोई पेड़ में चिपका रहा है, कोई पंखे में, कोई दीवार में, कोई टेबल में, कोई जो भारी रहेगा वो उसको खींच देगा, ठीक है। तो ये है ब्लैक होल काफ़ी हैं। मरते जीते सिर्फ सूरज हैं, और सूरज के साथ उनका पैंट मर जाता है। जब सूरज खत्म, पावर खत्म, तो वो घूम तो रहे हैं लेकिन अंधेरे में। अभी सूरज है तो रोशनी है तो दिख रहा है, 8 लोग घूम रहे हैं। लाइट बंद तो नहीं दिख रहा कौन घूम रहा, तो घूम रहे हैं, हम भी गुजरे वहाँ से, किसी हमको टच छू लिया, वो है। हाँ हम मतलब कोई स्पेसशिप जब जाएगा उसको थोड़ी ना पता है सूरज है, तो वो चिपक जाएगा, उसे कहा ब्लैक होल। तो कोई सोलर सिस्टम कभी खत्म नहीं होता, ये सूरज बुझ भी जाएगा तो भी हम घूमते रहेंगे, लेकिन किसी बाहरी के लिए तो यहाँ कुछ नहीं है, वो तो चला जाएगा और वो यहाँ पे चिपक जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।